बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें जी, क्लास का आगाज़ करते हैं। आप मेरे पास जी इस वक्त कैफ 7 पढ़ने के लिए आए हुए, और कैफ 7 जो है वो हमारे इस पूरी कैफ की स्ट्रीम में अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रेट पेपर है। स्ट्रेट पेपर का मतलब है ये वाहिद पेपर है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक लॉ सिर्फ शामिल है। मतलब अगर आपने इससे पहले बिजनेस लॉ पढ़ा तो आप देखेंगे कि उसके अंदर हमने लीगल सिस्टम पढ़ा पहले, फिर उसके अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, फिर आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा। यानी डिफरेंट लॉज जो थे उसके अंदर मौजूद थे जिनसे मिलकर वो पेपर बना हुआ था। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे थे तो इनकम टैक्स में भी कुछ इनकम टैक्स के एथिक्स का पोर्शन था, फिर इनकम टैक्स का पोर्शन था, फिर सेल टैक्स का पोर्शन था। यानी मल्टीपल लॉज से मिलकर वो पेपर बना हुआ था। कैफ 7 सिर्फ एक लॉ से मिलकर पेपर बना हुआ है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2017। तो एक स्ट्रेट है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जी इस सेक्शन में से इतने % नंबर आएगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा। एक लॉ है, सारा पेपर इसके अंदर से आएगा। और आपको पता है कि बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा इनकम टैक्स के बाद जिस लॉ से सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो कंपनीज एक्ट से वास्ता पड़ रहा होता है, बिकॉज हमने सारे ऑडिट, सारा काम किसका कर रहा है, कंपनीज का करना है। तो कंपनी बनती कैसे है, कंपनी के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंपनी चलती कैसे है। मतलब अगर आप ऐसे सोच लें ना, कंपनी पढ़ने से पहले अगर हम दिमाग में एक स्केच बनाने की कोशिश करें कि यार ये हम क्या सब्जेक्ट है, हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो अगरचे हमारे मुल्क में जमहूरियत के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप एक कंट्री के अंदर बनने वाली एक हुकूमत को जहन में लाएं तो समझें आपने सारा कंपनी लॉ पढ़ लिया। ठीक है ना, कि सबसे पहले क्या होगा जी, हुकूमत बनेगी, इलेक्शन होंगे, लोग इलेक्ट करेंगे, फिर ये सारा काम होगा। इसको हम ताबीर कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से, कि कंपनी ऐसे फॉर्मेट होगी, एक इदारा, एक रेगुलेटर जो इस कानून को मुल्क में अप्लाई करता है, उसका नाम क्या है, SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और फिर दूसरा ICAP। ये दो रेगुलेटर मिलकर कंपनी को रन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कुछ एरिया 90% एरिया SECP रेगुलेट कर रहा होता है, और उस कंपनी के ऑडिट्स और उससे रिलेटेड एरिया ICAP अपने मेंबर्स के थ्रू इसको अप्लाई कर रहा होता है। इस तरह हम लेकर चल रहे होते हैं। अब कंपनी बन गई है, कंपनी क्रिएट हो गई है, अब कंपनी का निज़ाम हुकूमत चलना है। जैसे आप समझें जनरल इलेक्शंस हो गए हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर्स इलेक्ट हो गए हैं, अब इन मेंबर्स ने आगे निज़ाम हुकूमत चलाना है। इन मेंबर्स ने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना है, फिर दोबारा अंदर इलेक्शन होंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट बनानी है जिनके थ्रू फिर हमने सारे निज़ाम को आगे लेकर चलना है, फर्दर आगे करना है अपने काम। बिल्कुल इसी तरह एक कंपनी बनेगी, हम सब जैसे ही कंपनी बनेगी तो जो लोग हम कंपनी के ऑनर्स होंगे ना, हम कंपनी के मेंबर्स कहला रहे होंगे, या दूसरा नाम क्या होगा, शेयर होल्डर्स कहला रहे होंगे। ठीक है, अब एक कंपनी में तो क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, फ़र्ज़ किया 5000 उसके मेंबर हो गए, अब 5000 लोग मिलकर बिजनेस को चलाएंगे, पता चलेगा ऐसे तो बिजनेस नहीं चल सकता। 5000 लोग तो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकेंगे। नहीं, ये 5000 लोग मिलकर अपने कुछ डायरेक्टर्स सेलेक्ट कर लें, 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग, दैट्स इट। अब बाकी सब अपने घर जाएं, इनसे साल में एक दफ़ा मुलाकात किया करेंगे, जिसका नाम रख दिया करेंगे AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। और अगर कभी साल में कोई बड़े ही एक्सेप्शनल हालात क्रिएट हो गए तो फिर एक मीटिंग और बुला लिया करेंगे, जिसका नाम रख दिया करेंगे EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कोई ऐसी अनहोनी बात हो गई है, बस बाकी बाय बाय टाटा, आप सब घर जाएं, आराम से बैठें।
ये डायरेक्टर्स कंपनी को रन करेंगे, दे आर द बिजनेस मैनेजर्स एक्चुअली, दे विल मैनेज योर बिजनेस। हाँ, कुछ डिसीजंस अब सारे डायरेक्टर ही लिया करेंगे, ठीक है ना। अब असल में और चलते चलते फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ गई और कोई मसला क्रिएट हो गया और हमें लगा कि हम तो ये कंपनी चलाना ही चाहते, तो फिर हमें कंपनी वाइंड अप भी करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। ये मैंने एक ओवरऑल स्टोरी के ज़रिए आपको सारा सिलेबस पढ़ा दिया है, बस ये बातें पढ़नी है हमने सारे सिलेबस, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ अब वन बाय वन, तो सबसे पहले हमने कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है कि यार कंपनी बनाने का तरीका क्या है। और हम अक्सर कहते हैं कि सीए एक ऐसी क्वालिफिकेशन है, सीए एक ऐसा कोर्स है कि अगर आपने 13 पेपर पढ़ने होते हैं ना यहाँ पर, और या अगर हम कैफ की चलें बात करें, अब नई स्कीम में आपने 8 पेपर पढ़ने हैं, आप कोई एक पेपर पढ़ते हैं ना तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप बिजनेस कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं किसी ना किसी एंगल से। मसलन आपने FAR 1 पढ़ी ना, तो आपको एक छोटे से बिजनेस के फाइनेंशियल्स हैंडल करने के काबिल हो गए। जैसे आप मेरा ये पेपर पढ़ लेंगे ना, ख़त्म हो जाएगा, आप कंपनी फॉर्मेशन की कंसल्टेंसी देने के काबिल हो गए हैं। वो जो हम कहते हैं ना आज के दौर में जी कोई स्किल सीख लेनी चाहिए, हमें कोई अपनी स्किल सेल करनी चाहिए, तो यस, ये स्किल अगले 4 माह में आप मेरे से सीख चुके हुए होंगे कंप्लीटली। आप एक छोटे लेवल पे अपनी छोटी सी कंसल्टेंसी फर्म रन कर सकते हैं, बिकॉज आप सारा कुछ सीख चुके हैं, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी के मैटर्स कौन कौन से हैं, किस तरह से लेना है, किस तरह से। तो पहला एरिया हम इसमें पढ़ रहे होंगे कि कंपनी बनती कैसे है, फिर जब बन गई है तो फिर चलती कैसे है, यानी डायरेक्टर्स के चैप्टर पढ़ रहे होंगे, डायरेक्टर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कैसे होते हैं, चैलेंज, वो सारी बातें जैसे हम जमहूरियत में देख रहे होते हैं उसी टाइप की सब बातें चल रही। फिर हम इन मीटिंग्स का जिक्र पढ़ना शुरू करेंगे कि यार ये जो एनुअल जर्नल मीटिंग है इसमें क्या काम करना है, कौन मीटिंग कॉल करेगा, कैसे कंडक्ट होगी, कैसे होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होगी। फिर अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ बातें होंगी कि अच्छा जी कंपनी के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे। फिर ऑडिट से रिलेटेड बातें होंगी, कौन बंदा ऑडिट करेगा, कौन ऑडिट नहीं कर सकता, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, डायरेक्टर की लाइबिलिटीज़ क्या हैं। ऐसे चलते चलते और आखिर में जाके पढ़ेंगे कि यार अगर ये कंपनी नहीं चलानी और इसको वाइंड अप करना है तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है। अच्छा, जनरली पेपर का ब्लेंड उसी तरह का चलेगा। आपको पता है जो नया पैटर्न हमारा पेपर का है उसमें 15 मार्क्स के तो आपके MCQs आ जाएंगे, ठीक है। बाकी कितने मार्क्स बचे? हाँ, 85। अब उस 85 का ब्लेंड आप समझ लें 50-50 का है। 50% क्वेश्चन स्ट्रेट आएंगे, रटे वाले सवाल होंगे कि जो आपने लॉ पढ़ा है, याद किया हुआ है, यू कैन आंसर। मीनिंग 50% होंगे वो लॉ की एप्लीकेशन आएगी, यानी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वो आपको छोटा सा ड्राफ्ट करके सिनेरियो दे देंगे कि यार ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब बताइए जी क्या करना है। मसलन ये मीटिंग्स वगैरह हैं, ये हमने देखना है कब कंडक्ट होनी है, क्या होनी है, इसका एक टाइम फ्रेम है। इसके अंदर अंदर जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना सियासी जो गुफ्तगू हो रही है, अब जैसे ही आप लॉ पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, असल में आपने अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को देखना होता है। जब तक आप अपने सब्जेक्ट को अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से लिंक नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। इसमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जब उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बाकी चीज़ें हैं, उनसे बहुत कुछ डिराइव हो रहा होता है। मतलब आप में टैक्स का पेपर कुछ बच्चे देकर आए होंगे इस अटेम्प्ट में, किस किस ने टैक्स का पेपर दिया? ओके, टैक्स के अंदर एक सवाल आपको आया इंडस्ट्रियल बेंचमार्क से रिलेटेड आया, कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। क्या किसी किताब में बात लिखी हुई थी? कहीं नहीं लिखी हुई थी। क्या किसी टीचर ने बात पढ़ाई हुई थी? नहीं पढ़ाई हुई थी। लेकिन हम क्योंकि इर्द गिर्द की ज़िंदगी के वाक़यात से लिंक कर रहे होते हैं, तो आप में से कोई मेरे पास पढ़ा हुआ था तो टैक्स किसने पढ़ा हुआ था? आप लोगों ने पढ़ा।
हमने बेंचमार्क का, मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी का किस्सा आपको सुनाया हुआ था, वो टेनरी वाला, जब सेल टैक्स का ऑडिट आया और हमने ये किया और मैंने बताया कि मैंने इंडस्ट्रियल बेंचमार्क को लेकर और ऐसे किया और ऐसे किया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वाहिद क्लास होगी जिसके अंदर ये इंडस्ट्रियल बेंचमार्क डिस्कस हुए थे। एक्चुअली जब तक हम अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से ज़िंदगी को लिंक नहीं करेंगे, अपने सब्जेक्ट को लिंक नहीं करेंगे, जब तक आई कैप का पेपर आपको क्रिएटिव फील होता रहेगा। जैसे ही आप अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं ना, फिर आपका मिजाज बन जाता है। फिर ऐसी चीज़ भी एग्ज़ाम में आ जाए जो आपने स्ट्रेट नहीं पढ़ी हुई, आप फिर भी उसको इन्फर कर लेते हो। जैसे आप देख रहे हो सियासत हमारी मुल्क में चल रही है, मैं बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि जैसे हमारी नेशनल असम्बली चल रही है ऐसे ही हमारी कंपनी ने चलना है। तो हमें फ़ौरन आजकल हम बहस सुन रहे हैं ना कि जी स्पीकर के पास कितना टाइम है जिसके अंदर अंदर उसने अदम एतमाद की वोटिंग करानी है। तो टाइम दो डिस्कस हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कब हो सकती है और लेट से लेट कब हो सकती है। जिस दिन ये करारदाद पेश हुई, जल्दी से जल्दी तीसरे दिन और लेट से लेट 8वें दिन, आई थिंक सो। ये टाइम फ्रेम लॉ ने लिखा हुआ है कि यार इससे पहले नहीं ये काम हो सकता और इससे लेट नहीं ये काम हो सकता। ऐसे ही ये एजीएम है, इसके बारे में लॉ बता रहा होगा कि जल्दी से जल्दी कब होनी है और लेट से लेट कब होनी है। ईजीएम के बारे में ऐसे ही बता रहा होगा। तो असल में जब हम क्लासेस पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली हमने क्या करना है, जाहिर है सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है। हमने सब्जेक्ट के मिजाज से खुद को अटैच करना है। एक मेंटोर का, एक टीचर का काम क्या है, वो आपके अंदर इस सब्जेक्ट को अटैच कर दे, आपकी ज़िंदगी को इसके साथ लिंक कर दे, कनेक्टिविटी क्रिएट कर दे, फिर ये सब्जेक्ट आसान होगा। अदरवाइज सब्जेक्ट आप पढ़ते रहेंगे, रटे लगाते रहेंगे और कहेंगे सर अच्छा जी ठीक हो गया या ठीक नहीं हो गया, ठीक हो गया या ठीक नहीं हो गया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 70% जो है वो चीज़ों का जो याद करने वाला काम है, रटा लगाने वाला काम है, वो मैं क्लास में करवा चुका हूँ आपको, इस टाइम के दरमियान में हो चुका होगा। बिकॉज रेपिटिशन के आर्ट से हम ये काम बड़ी आसानी से क्लास में कर लेंगे। आप अगर इस सब्जेक्ट को 1.5 आवर पर डे दे दें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप पहली अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ये 1.5 आवर से कम में गुजारा हो जाना है। लेकिन जाहिर है ऑन एवरेज आप 3 पेपर रख रहे होते हैं, आप में से अक्सर बच्चे टाइम में 3 पेपर रखे होंगे। तो अगर 3 पेपर में आप 1.5 आवर बच्चे को कह रहे हैं कि पढ़ें, तो ये कितने घंटे बन गए जी? 4.5 घंटे। अब अगर हम सारी दुनिया में हमने रोला डाला हुआ है जी, सीए बड़ा मुश्किल है, सीए में लाइफ ख़त्म हो जाती है जी, ज़िंदा नहीं रह सकता जी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती जी, ठीक है ना। और यहाँ डिमांड क्या हो रही है कि यार 4.5 घंटे घर जाके भी पढ़ लेना। मैं कम से कम अपने सब्जेक्ट का कह रहा हूँ, आप में से किसी को शक लगे ना तो मेरे साथ राइटिंग में एग्रीमेंट साइन कर लें कि आप ये हल्फ दें, जैसे कल ले रहे थे ना वहाँ सारे से ओथ, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ हल्फ लें कि आप 1.5 घंटा पढ़ेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप फेल हो गए ना तो मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे से आके अपनी फीस ले लें, केस कर दें कि सर हम तो फिर भी फेल हो गए। नहीं हो सकते। एक्चुअली हमने हवा बनाया हुआ है। प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह पर है, हम रूटीन में नहीं आ पा रहे हैं। सीए मुश्किल नहीं है, रूटीन मेंटेन करना, क्योंकि हमारा निज़ाम तालीम ने हमें रूटीन नहीं सिखा रखा, हमारी ज़िंदगी डिसिप्लिन्ड नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पसीने छूट जाते हैं सीए करते हुए, बिकॉज हमारे अंदर रूटीन नहीं है, यूज टू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, आपने रोज़ाना 1.5 घंटे पढ़ना है। बच्चा क्या करता है, 4 दिन तो पढ़ता नहीं, 5वें दिन 6 घंटे बैठ के पढ़ लेता और कहता सर मैंने तो उतने घंटे पढ़ लिया जितना आपने कहा था। ये बात ही नहीं हो रही है। रूटीन, कंसिस्टेंसी। अब तो चलें आप अकाउंटेंसी पढ़ चुके हैं ना, आपकी टर्म यूज़ कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है आपके अंदर। अच्छा, हर दफ़ा जब एग्ज़ाम में पहुंचते हैं ना और एग्ज़ाम से 15 दिन पहले जब वो सारा एग्ज़ाम फोबिया आपके ऊपर सवार हो चुका होता है और आप शदीद परेशानी और टेंशन का शिकार होते हैं, इसको थोड़ा स्लो कर दें, आवाज़ बड़ी क्रिएट हो रही है, वो ऑनलाइन वालों को आवाज़ अच्छी नहीं है, इसको डोरी को खींच दें एक दफ़ा,
एक दफ़ा और कर दें, एक दफ़ा और कर दें, एक और साउंड भी आ रही कहीं से। चलें बस ठीक है, इस तरह ही गुजारा कर लेते हैं। अच्छा जी, तो वो जो 15 दिन पहले एग्ज़ाम से 15 डेज़ बिफोर आपके ऊपर पूरा एग्ज़ाम फोबिया सवार था और आप एक बात अपने दिल ही दिल में बार बार कह रहे थे कि जितना जलील होना था ना मैं इस सेशन में हो गया हूँ, अगले सेशन से मैंने हरगिज़ ये हरकत नहीं करना। तो यकीन जाने मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये वही वाला अगला सेशन है जिसके बारे में आपने तो ये बात अपने आप को याद दिलाते रहिएगा कि ये वही वाला अगला सेशन है जिसके बारे में रोज़ आप अपने आप से अहदो पैमान कर रहे थे कि आज के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक है ना, तो कोशिश करनी है कि वाकई में हम ठीक हो जाए इस दफ़ा। आप यकीन जाने ये अल्लाह ताला कोई ज़बरदस्ती काम करवा लेता है, जब अल्लाह ने कोई काम करवाना ना फिर ज़बरदस्ती करवा लेता है। हमें भी ये फ़िलॉसफी कभी ज़िंदगी में समझ ना आती। ठीक है, हमारे साथ भी एक ऐसे ही हुआ, पहला सीए का पेपर था, अच्छे नहीं हुए, हमें लगा बड़े ही बुरे पेपर हुए। पहले उस वक्त तो 6 पेपर होते थे, 6 के 6 एक अटैम्प्ट में पास करने ज़रूरी थे। पहला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर था, इंतहाई बुरा हुआ, पता लगा फेल हो जाएंगे। फिर सोचा कि जब इसमें ही फेल हो जाएंगे तो बाकी 5 दें या ना दें तो बराबर ही है, क्योंकि 6 के 6 एक अटैम्प्ट में पास करने ज़रूरी है, एक में फेल तो सब में फेल। तो सोचा यार अब बाकी के पेपर देते ही नहीं हैं। अच्छा खैर 3 दोस्त थे, सोच लिया कि अब पेपर नहीं देने, बस छोड़ो, अगली दफ़ा की तैयारी करते हैं, कल से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो एक हमारे दोस्त थे, वो 9 से 12 पेपर होता था, ज़ोर की नमाज़ पढ़ रहे मस्जिद में, तो मिले, हाँ भी सुनाओ कैसा पेपर हुआ। यार बहुत ही बुरा हुआ। कहते ना करो यार, तुम्हारी अच्छी पहली तैयारी थी। मैं कहा बस तैयारी थी लेकिन पेपर नहीं था जी। अब मैं कहा बस अब आज से पढ़ना शुरू करना। मैं कहा क्या मतलब आज से पढ़ना, अभी तो पेपर चल रहे हैं। मैं कहा नहीं अब पेपर देने का तो फ़ायदा तो कोई है नहीं, एग्जामिनर अगर अंधा भी होना पास नहीं हो सकते। तो कहता ये क्या यार क्या बात कर रहे हो, तुम अच्छे बंदे हो, अच्छे प्रोफेशनल आदमी बनने जा रहे हो तुम। नहीं पेपर देने हैं। मैंने कहा यार देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है ज़िंदगी में। अब ऐसे हम खड़े हैं 3 लोग, चौथा वो बहस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने पेपर नहीं देने और वो हमें कायल कर रहा है कि पेपर दे दो। आखिर में ऐसे होता है ना, कोई बंदे को ऐसी एक छोटी सी बात क्लिक हो जाती है, कहते यार अच्छा मेरी बात सुनो, अगली दफ़ा जब तुमने पेपर देने हैं तो पास पेपर तो चाहिए ना, तो तुम अपना पेपर तो ले आओ, जाके एग्ज़ाम में चले जाओ, ना तैयारी करो, नहीं देने कोई बात नहीं है भाई, अपने पेपर ले आओ अपने, फिर भी तो ढूंढना है ना पास पेपर क्या हुआ। ये कोई तरीका नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है जी। यकीन जाने हम वो थोड़ी सी जगह थी वहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे। अब के बाद हमने क्रिकेट खेलनी शुरू की और वहीं से असर पड़ी। मगरिब के बाद घर पहुँचे और कोई एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा, बिल्कुल बग़ैर पढ़े पेपर में चले गए। जब दूसरा पेपर जो कोई होती नहीं थी, दूसरा पेपर आया तो वो इकनॉमिक्स का पेपर था। ये तो सारी चीज़ें आती हैं, अच्छा आती हैं तो यार लिख ही देते हैं। पेपर अटैम्प्ट किया तो पता चला कल की निस्बत बहुत अच्छा पेपर हो गया है। यार काश कल का ठीक हो गया होता तो इकनॉमिक्स तो पास हो जानी थी। अच्छा तीसरा पेपर, बाकी सारे पेपर दिए, सारे बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन ये बात शायद आप यकीन ना कर पाएँ, यकीन जाने किसी पेपर में घर आके रिवाइज़ नहीं किया, किताब ही नहीं खोली, बिकॉज हमें पता था हम फेल हो गए। यहाँ से खैर बाकी के 5 पेपर दिए, पढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त थोड़ा रिज़ल्ट लेट आता था, अब जल्दी आ जाता है, तो बस पढ़ रहे हैं। तो मेरी वालदा के पास कोई एक खातून आया करती थी, तो मेरी वालदा को उसको चैरिटी दे रही होंगी, तो मैं घर था क्योंकि, तो मेरे कानों में आवाज़ आई कि मेरे बेटे ने पेपर दिए हुए हैं, इसके लिए दुआ करना। तो मैंने कहा अम्मी अगली दफ़ा करनी, एक दफ़ा नहीं कर सकते। यानी इतना फेल होने का यकीन था। खैर हमने तीनों दोस्त मेरी तरफ आ जाते थे, हम पढ़ते रहते थे सारा दिन। हमने दोबारा सारी अकाउंटिंग तैयार की, इकनॉमिक्स तैयार की, सारा दिन अब हम पढ़ रहे हैं। रिज़ल्ट आया, अब भाई अब पता तो करने जाना ही था, रिज़ल्ट पता करने गए,
तो पता चला हम 3 में से 2 लोग पास हो गए, एक मैं और एक वो राहील फ़ारूक। हमें यकीन ही ना है कि ये कैसे हो सकता है। सीए का पहला एक्सपीरियंस था, तो हमने अपने एक टीचर को कॉल की कि कभी ऐसा, अच्छा उस वक्त ना रिज़ल्ट इस तरह नहीं था, ये SMS सिस्टम नहीं थे, ये सारा कुछ नहीं था, ये व्हाट्सएप नहीं थे तो आप ICAP से कॉल करके रिज़ल्ट पूछते थे, या एक ARY की एक हेल्पलाइन होती थी, वहाँ से पता चलता था। खैर मैंने अपने एक टीचर को कॉल की, मैंने कहा कभी ऐसे भी हो सकता है कि अभी इन्होंने बताया और पास हो गए हैं और जब रिज़ल्ट कार्ड है तो फेल हो गए, क्योंकि यकीन ही नहीं आ रहा था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम कैसे पास हो गए हैं। ये अल्लाह ताला ने ना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके मुझे इस सिनेरियो में से गुजारा कि पेपर मैंने बग़ैर किताब खोले दिए। ज़बरदस्ती अल्लाह ने ये काम करवाया, लेकिन मुझे बाद में समझ आ गई कि यार ये टेंशन फ्री पेपर देने की टेक्निक क्या है। फिर मैंने टिल क्वालिफाई करने तक कभी एग्ज़ाम के दिन नहीं पढ़ा, नेवर, रिवाइज़ भी नहीं किया। एक टेक्निक समझ आ गई कि यार ये ज़बरदस्त टेक्निक है, आपने कुछ नहीं रिवाइज़ करना, रिवाइज़ तो आपने खुद ही होनी है चीज़ें। बाद में पता चला ज़िंदगी की कई मुश्किलों की गुत्थी सुलझ गई है। वो तो भी पहला पेपर था, आप समझें, आपका ग्रुप 1 का पेपर था, फिर अभी ग्रुप 2 था, फिर फाइनल के पेपर थे, फिर कभी नेवर इन द लाइफ मैंने एग्ज़ाम से 1 डे 2 डे बिफोर नहीं पढ़ा, तो पेपर पास होते चले गए। तो एक्चुअली पढ़ाई ड्यूरिंग सेशन होती है। आपका ब्रेन, खुदा ने आपको इतनी सलाहियतों से नवाजा हुआ है कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी हुई है ना, कोई चीज़ पढ़ी हुई है, आपको लाजमी एग्ज़ाम में याद आ जानी है। मैं आज ही सुबह मैंने गाड़ी खड़ी की तो एक बच्चा मेरे पास पिछले सेशन में टेक्स्ट पढ़ रहा था, तो उसकी मेहरबानी वो खड़ा हो गया, रुक गया, अस्सलाम वालेकुम सर, उसने बैग बुक्स पकड़ ली। क्या मैंने अब मुहावरतन जैसे टीचर किया, मैंने कहा सुनाओ पेपर कैसा हुआ। कहता सर पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, लेकिन सर एक मज़े की बात हुई, आपको पता चला है। मैं जब मेरे ध्यान में थी, मैंने कहा क्या हुई। कहता सर पूरे सेंटर में किसी को नहीं पता था कि इंडस्ट्रियल रेशो क्या होती है। आपने अपनी वो जो सेल टैक्स वाला किस्सा सुनाया हुआ था ना, वहाँ हमने इंडस्ट्रियल रेशोज़ पढ़ी हुई थी और मुझे बड़ा फ़ख्र लगा कि यार सिवाय मेरे किसी को नहीं पता इंडस्ट्रियल रेशो। वो बात कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ सुनी होगी ना, वो एग्ज़ाम में याद आ जाएगी। ये उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो गया मुझे कि ये स्टोरी आपने एक सुनाई हुई थी और वो मुझे वहाँ ठक करके याद आई और मैं लिखा है और मैं जनाब भी हो गया। कहने का मतलब ये आपके काम ड्यूरिंग सेशन पढ़ा हुआ आना है। वो जो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप पढ़कर आए हो ना, यकीन जाने वो नहीं काम आया आपके एग्ज़ाम में, उसने उल्टा आपको डैमेज किया है। क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहते एग्ज़ाम में, जितना टेंशन फ्री रहते, उतना बेटर परफॉर्म कर सकते थे। इसलिए सेशन शुरू हो रहा है तो अपने आप से रेजोल्यूशन पास करें कि आपने रोज़ाना का काम रोज़ाना करना है। इस सेशन को टेंशन फ्री सेशन बनाना है आपने। साथ साथ आपने चैप्टर तैयार करना है, साथ साथ टेस्ट हम ले रहे होंगे, साथ साथ चीज़ें डिस्पोज ऑफ हो रही होंगी। आपके जहन में आना चाहिए कि यार 10-12 चैप्टर है, अब मेरे 3 तैयार हो गए, इसका मतलब है तैयार हो गए, अब ये 4 तैयार हो गए, इसका मतलब है तैयार हो गए। इस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला और कोशिश करेंगे कि आपको ये बात टीच कर सकें। लॉ तो जिसकी फ़ीस आपने जमा कराई है वो तो टीच कर ही कर रहे होंगे, आपको ये टीच कर सकें कि यार सीए करने के लिए जो स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है वो कंसिस्टेंसी कैसे डिमांड कर रही है और कैसे आपका बिहेवियर पॉजिटिव रहते हुए, बग़ैर टेंशन के रहते हुए हम कैसे आगे चल सकते हैं। हम अक्सर चीज़ों को किसी स्टोरी के ज़रिए, किसी बात के ज़रिए जहन में डालने की कोशिश करते हैं। तो 2 करैक्टर का हम ऐसे ही नाम ले रहे हैं। एक रमला नाम हमने रख लिया है। रमला जी इंटरेस्टेड है इन बेसिक नॉलेज ऑफ बिजनेस और ये चले गए अपने एक दोस्त के पास जिनका नाम हमने कमला जी रखा हुआ है और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये इनसे कुछ बुनियादी से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने जाकर उनसे पूछना शुरू किया कि यार कारोबार क्या होता है, हम कैसे कैसे तरीक़ों से बिज़नेस कर सकते हैं। तो इनकी जो गुफ्तगू हुई ना, उसका निचोड़ कुछ हमने ऐसे निकाला।
कमला जी ने इन्हें एक स्टोरी सुनाई कि यार चौधरी नज़र मोहम्मद साहब जो है ना, इन्होंने एक कारोबार शुरू किया। ये असल में सर्विस इंडस्ट्रीज़ के मालिक का नाम है। इन्होंने आज से कोई 50 साल पहले हैंड बैग्स बनाने शुरू किए, छोटे छोटे से मर्दों के वॉलेट्स बनाने शुरू किए और ये लेदर की प्रोडक्ट छोटी छोटी बनाकर बेचा करते थे। लेकिन ये शख्स अकेला ये काम करता था। तो उसने समझाया कि इस तरह जो अकेला शख्स अपने कारोबार को रन कर रहा हो, इस तरह के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। फिर उसने कहा कि यार ये जो कारोबार है ना, इस तरह का जो बिजनेस है, ये लॉ की नज़र में कैसा है? तो उसने समझाया कि यार लॉ की नज़र में तमाम एसेट्स जो हैं वो किसके हैं? चौधरी नज़र मोहम्मद के हैं। ऑल एसेट्स आर ओन्ड बाय ऑनर। फिर ऑनर इज लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज अब यकीनन आप जानते हैं, लाइबिलिटीज हम किसको कहते हैं? बिजनेस के जो पेएबल्स हैं, जो आउटसाइडर के हमने पैसे देने हैं। वो कह रहा है किसने पैसे देने हैं? कहते हैं मालिक नहीं देने हैं। फिर तीसरी, मालिक की जो लाइबिलिटी है वो कौन सी लाइबिलिटी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब यकीनन आप बी लॉ पढ़कर आ चुके हैं, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो हमें बड़ी अच्छी तरह से क्लियर है। इसका मतलब और मफहूम ये है कि अगर लोगों के पैसे ना दे सके तो इस शख्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो बिकेंगे। इसकी पर्सनल गाड़ी भी बिक सकती है, इसका पर्सनल घर भी बिक सकता है, इसके घर के सामान भी बिक सकता है, लेकिन लोगों के पैसे अदा करने पड़ेंगे। फिर उसने बताया कि जब चौधरी नज़र मोहम्मद का बिज़नेस बढ़ना शुरू हुआ तो इसे एहसास हुआ कि यार मैं अकेला क्या क्या चीज़ देखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक नज़र मालिक की होती है। आप एम्प्लॉय तो रख सकते हैं जितने मर्जी, लेकिन एम्प्लॉय की नज़र हमेशा एम्प्लॉय की नज़र ही होती है। जब आप एज ए ऑनर एंटर होते हैं ना बिजनेस में, तो आपको चीज़ें और तरह दिख रही होती हैं, दूसरे आदमी को वो चीज़ें पता नहीं, नज़र ही नहीं आ रही होती, या क्या रीज़न है। तो इसने अपने साथ कुछ लोगों को अटैच कर लिया। इस कारोबार को आपको पता है, बी लॉ पढ़कर आप आए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप का लीगल स्टेटस क्या होता है? ऑल एसेट्स आर ओन्ड बाय पार्टनर्स। सेकंड, पार्टनर्स आर लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटी। बल्कि आप इससे बेटर स्टेटमेंट पढ़कर आए हैं, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनमें से अगर कोई एक बंदा पकड़ा जाएगा तो कोर्ट सारे पैसे उससे रिकवर करेगी और उसे कहेगी यार तुम जाकर अपने पार्टनर से ले लेना। ठीक है, और इन पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। फिर हमने देखा कि अच्छा जी, जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है और पार्टनरशिप का बिजनेस है, लॉ इसको कैसे देखता है? लॉ ये क्यों कह रहा है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों लिखे हुए हैं, या ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों लिखे हुए हैं? ये इसलिए लिखे हुए हैं कि जो लॉ ऑफ द लैंड है ना, जो पाकिस्तान का लॉ है, वो इस इदारे को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो इसको नहीं मानता, बल्कि इसके मालिक को मानता है। इसके लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, नॉट अ लीगल पर्सन। अच्छा, जब आप अकाउंटिंग में आते हैं ना, हम अकाउंटेंट मालिक को नहीं मानते। इवन जब आपने डेबिट क्रेडिट सीखा था तो टीचर ने पहले दिन ही आकर क्या कहा? मालिक अलग, बिजनेस अलग। और हम किसकी किताबें लिख रहे हैं? बिजनेस की। हम किसके एंगल से गुफ्तगू कर रहे हैं? बिजनेस के एंगल। पहले दिन आते ही बिजनेस के एंगल से सारी गुफ्तगू की हमने। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इन सारों की सेग्रीगेशन। अगर कोई शख्स सोल प्रोप्राइटर भी है तो हम बिजनेस के एंगल से बात कर रहे थे। हम अकाउंटेंट बिजनेस को सेपरेट एंटिटी मानते हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, सेपरेट एंटिटी। लॉ सेपरेट नहीं मानता। क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, ये सर्विसेज कोई नहीं है। अगर आप ये हैं तो बस आप हैं सब कुछ। पैसे बिजनेस ने नहीं देने। हम अकाउंटेंट कहते हैं पैसे बिजनेस ने देने। इसीलिए जो मालिक ने भी पैसे लगाए होते हैं, हम कहते हैं बिजनेस के ये भी पेएबल्स हैं। ऐसे ही करते हैं ना। हम कैपिटल को क्या कहते हैं? ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन ये वो लाइबिलिटी है जो ऑनर को पेएबल है। ऐसे ही है ना। लेकिन लॉ ऑफ द लैंड, अब तो हम लॉ की बात कर रहे हैं ना, कंपनीज एक्ट। लॉ कहता है नहीं नहीं भाई, ये बिजनेस अलग नहीं है, ये है ही नहीं, आप ही बिजनेस हो। इसीलिए लॉ कहता है जो टैक्स ये पे करेगी वो आपका ही टैक्स है, आप दोबारा टैक्स नहीं देंगे, बस दे दिया।
पार्टनरशिप जो टैक्स पे करेगी वो इन्हीं का ही टैक्स है, पार्टनर ने दोबारा टैक्स पे नहीं करना। इसीलिए वो कहते हैं कि बिजनेस की कोई लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी किसकी है? ऑनर की। बिजनेस के नाम पे कोई एसेट नहीं खरीदे जाएंगे। एसेट किसके नाम पे खरीदे जाएंगे? इनके नाम पे या उनके नाम पे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नॉट अ लीगल पर्सन। सोल प्रोपराइटर आपको पता है एक आदमी हो सकता है मालिक इसमें, और पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा, लेकिन इन जनरली पाकिस्तान में 20 पर कैप लग जाता है। फिर स्पेशल हालात में स्पेशल लोगों को 20 से ऊपर पार्टनर रखना अलाउड है, लेकिन नॉर्मल लोगों को 20 से ज्यादा पार्टनर रखना अलाउ नहीं है। लॉ चाहता है अगर कोई यहां से आगे जाना चाहता है ना, उसका कारोबार इससे भी आगे जाना चाहता है तो क्या करे? नहीं, अगर एक जनरल आदमी यहां से आगे जाना चाहता है तो क्या करे? कंपनी बनाए। ठीक है ना, यहां से आगे जाना चाहता है तो कंपनी बनाए। अच्छा, फिर लॉ खुद ही कुछ लोगों पे कंपनी पे पाबंदी लगा देता है कि आप कंपनी बना के काम नहीं कर सकते, आप पार्टनरशिप में काम करेंगे। उनमें से एक लोग हम मुतासिरीन हैं। ठीक है ना, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी नहीं बना सकते, हम पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। अब फर्म बढ़ रही है, पार्टनर बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते 20 हो गए। अब अगर लॉ में कहे कि आप 21वां पार्टनर नहीं रख सकते तो हम कहेंगे जनाब बिल्कुल, हम तो चाहते भी नहीं रखें, आप हमें कंपनी बनाना अलाउ कर दें। वो कहते नहीं 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 नहीं, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती, आप बड़े सेंसिटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा जी, फिर हमें बंदे ज़्यादा रखने अलाउ कर दें। वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये एक्सेप्शन क्रिएट कर देते हैं, आप बंदे 21 रख लें, 25 रख लें, लेकिन हम आपको फॉर्म वो कंपनी नहीं बनाने देंगे। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर कंपनी बनाने पे पाबंदी है, फिर उनको लॉ एक्सेप्शनली इजाज़त दे देता है, लेकिन इन जनरली 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो कमला जी ने उसे सारी बातें समझाई कि देखो यार, अगर ये कारोबार करोगे ना तो ज़िंदगी भर कारोबार करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कारोबार में कोई एक गलत शॉट लग गई तो जितने एसेट बनाए होंगे सारे बिक सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी लाइबिलिटी कौन सी है? अनलिमिटेड। अगर कोई इतना बड़ा नुकसान हो गया, चलते 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 कोई इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो फिर आपके तो जो गाड़ी ली थी वो भी बिक जाएगी, जो बंगला लिया था वो भी बिक जाएगी, जो मेफेयर में प्लॉट घर बनाया था वो भी बिक जाएगा, जो जद्दा में फैक्ट्री लगाई थी वो भी बिक जाएगी। ठीक है ना, बड़ा काम खराब हो जाएगा। तो कहते फिर क्या करें भाई, पार्टनरशिप बना लें। उसने कहा नहीं नहीं, पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होगा। इसने कहा जनाब नहीं नहीं, फिर मुझे कोई हल बताएं इसका। उसने कहा फिर पैसे निकालो, फिर मैं तुम्हें हल बताता हूँ, इसका हल है। उसने कहा यार देखो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, तुम क्या करो, यही बिजनेस बनाओ, सारा कुछ करो, लेकिन कंपनी बना लो। मैंने कहा जब कंपनी हम बना लेते हैं ना तो लॉ डिफरेंटली बिहेव करता है। सबसे पहले आप एक से मेंबर शुरू करके कितने भी मेंबर, एक बंदा भी कंपनी बना सकता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोग हों, एक बंदा भी कंपनी बना सकता है। लेकिन अगर आप कंपनी बना लोगे तो सबसे पहला लॉ आपकी कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन अज्यूम करता है। क्या मतलब इस बात का? अब लॉ की नज़र में आप अलग, बिजनेस अलग। अब बिजनेस जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं हो। बिजनेस लाइबल है, लोगों के पैसे आपने नहीं देने, बिजनेस ने देने हैं, कंपनी ने देने हैं। लोगों ने केस आपके नाम पे नहीं करना, कंपनी के नाम पे करना है। अदालत ने सज़ा आपको नहीं देनी, कंपनी को देनी है। तो कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। वो कहते हैं जो लाइबिलिटी है ना वो क्या हो जाएगी? लिमिटेड। किसकी? कंपनी की। बस इस कॉन्सेप्ट, कंपनी की नहीं, मेंबर्स की। वो कहते हैं आपको फायदा क्या होगा कंपनी बनाने का? आप 3 लोग थे, तीनों ने 1-1 करोड़ रुपया लगा के एक कंपनी बना ली 3 करोड़ रुपए से। आपका 3 करोड़ यहाँ लगा हुआ है। इस 3 करोड़ से कंपनी ने क्या खरीदा होगा? कोई एसेट खरीदे होंगे, कोई रॉ मटेरियल खरीदा होगा, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी होगी, बिजनेस चलना शुरू हो गया, प्रॉफिट आ रहा है, चल रहा है। कोई मसला क्रिएट हो गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है,
कंपनी के ऊपर कोई केस बन गया है, लोगों के पैसे देने हैं। अब जैसे आपके एसेट बिकते थे, कंपनी के बिकेंगे। कंपनी के नाम पे जो प्लॉट है उसको बेच देंगे, कंपनी के नाम पे जो गाड़ियाँ उसको बेच देंगे, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसको सील करेंगे। सारे कंपनी का सब कुछ बिक जाएगा। इसका मतलब है कंपनी, किसी बंदे का सब कुछ बिक सकता हो, इसको क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज स्टिल अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी का सारा कुछ बेच के 5 करोड़ आए और कंपनी ने देने थे 10 करोड़, 5 करोड़ का शॉर्टफॉल है, वो किसने देने हैं? वो कहते हैं अब हम आपको नहीं कहेंगे कि जनाब आप पैसे डालो। योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन योर कंपनी। आपके पास बंगले हैं, घर, वो जो हमें नजर आते हैं ना आमतौर पे कि यार लोग बंगलों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, हुकूमत ही ने पकड़ती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं पकड़ती भाई, वो हर फ्रॉडिया ज़्यादा समझदार है, वो एओपी में काम नहीं करता, वो प्रोप्राइटरशिप में काम नहीं, वो तो है फ्रॉडिया ना, उसे तो पता है मैंने फ्रॉड करना है। वो कंपनी बनाता है, सबसे पहले अपनी लाइबिलिटी को क्या करता है? लिमिटेड करता है। वो कहता है जनाब दें सजा, कंपनी को दें सजा, कंपनी के बेच दें एसेट्स, और कंपनी के एसेट वो पहले ही बेच के खाकू चुका होता है, ठीक है ना। तो वो जो बाकी शॉर्टफॉल में बचा है, अब जिनके पैसे देने थे उन्हें कब मिलेंगे पैसे? कैसे मिलेंगे पैसे? वो कहते हैं अब ये आखिरत में मिलेंगे, दुनिया में नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो लिमिटेड लाइबिलिटी में जो शॉर्टफॉल आ गया, जब हम कंपनी को वाइंड अप करना सीखेंगे, आखिरी हमारे लेक्चर चल, हम देखेंगे जो पैसे बच गए हैं वो किसी ने नहीं पे करने, ठीक है ना। ये इन बंदों से नहीं डिमांड किए जा सकते, बिकॉज इनकी लाइबिलिटी तो लॉ ने क्या बना दिया है? लिमिटेड बना दिया है। अच्छा जी, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही है कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं। अब ये एक नहीं रह गए, पहले हम एक ही थे, वो कहते थे नहीं नहीं, नॉट अ लीगल पर्सन, आप और कंपनी एक ही चीज का नाम, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी के अपने लीगल राइट्स हैं, हर पर्सन के राइट है ना, तो कंपनी भी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बस कंपनी सांस नहीं लेती, कंपनी का दिमाग नहीं है, देखती नहीं है, लेकिन बाकी इसके इंसानों की तरह राइट्स हैं, इंसानों की तरह इसकी लाइबिलिटीज़ हैं। जैसे मैं एज अ इंसान अपने नाम पर गाड़ी खरीद सकता हूँ, प्लॉट खरीद सकता हूँ, बैंक अकाउंट खुलवा सकता हूँ, ये कंपनी भी ये सारे काम कर सकती है। गाड़ी कंपनी के नाम पे हो सकती है, प्लॉट कंपनी के नाम पर हो सकता है, बैंक अकाउंट कंपनी के नाम पर हो सकता है। इसी तरह लाइबिलिटीज़, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो सारी क्या हो सकती हैं? कंपनी के नाम पर होंगी। तमाम एसेट्स कंपनी के, तमाम लाइबिलिटीज़ कंपनी के। देखा यार ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। तो फिर ये कैसे बनती है? उसने बताया कि यार ये हमारा एक इदारा है, SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर ये कंपनी बनती है। अब बताओ अगर तुमने बनवानी है तो मैं तुम्हें बना के दे देता हूँ, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैंने कहा अच्छा जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई है। फिर और ज़रा 1 by 1 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक समझने की। डेट्स एंड लाइबिलिटीज़, कौन जिम्मेदार है? कंपनी इज लाइबल, नॉट इट्स ओनर। अब अगर कोई डेट लिया हुआ है या कोई लाइबिलिटी है तो कौन जिम्मेदार है? कंपनी जिम्मेदार है, ओनर जिम्मेदार नहीं है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स, को ओन इट्स ओन, कंपनी ओन इट्स ओन एसेट, यानी कंपनी के नाम पर अब एसेट आ रहे हैं। कंपनी में एसेट मेरे नाम पे नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि कंपनी क्योंकि लीगली उसको इजाज़त हो गई है, गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी की ट्रांसफ़र बुक के ऊपर कंपनी का नाम आ रहा होगा। प्लॉट खरीदना है तो सोसाइटी ऑफिस में कंपनी का नाम आ रहा होगा। राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर, कौन रिसीव करेगा? डेटर ने कंपनी को पैसे देने हैं। मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर, मैनेज बाय डायरेक्टर, ठीक है ना। मैनेज, कंपनी को मैनेज कौन करेगा? डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। लाइबिलिटी टू पे टैक्स, कंपनी पर्सनली लाइबल टू पे टैक्स। लेकिन यहीं से एक प्रॉब्लम आई है हमें। अच्छा ये तो और लाइबिलिटी का भी जिक्र आ रहा है, लेकिन टैक्स का देखते हैं, एक थोड़ा सा एस्पेक्ट देखते हैं। एक प्रॉब्लम भी है, कंपनी, गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट को पता है ना कि अब हम एक बहुत बड़ी फेवर पास ऑन कर रहे हैं। क्या फेवर पास ऑन कर रहे हैं? आपकी लाइबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है अच्छा ठीक हो गया।
आपने लाइबिलिटी लिमिट करवानी है, ओके, आपका टैक्स रेट 32% है। 32% स्ट्रेट स्लैब लगेगा, 32% पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम होके 30 पे आएगा। 70% आपका, 30% गवर्नमेंट का। जब मैं उधर इंडिविजुअल में काम कर रहा था ना, आप में से जो बच्चे टैक्स पढ़ आए हैं, तो पहले 4 लाख पे कोई टैक्स ना दें, फिर 5% दे दें, फिर 7.5 दे दें, फिर 10 दे दें, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली टैक्स रेट ऊपर जा रहा था। कंपनी अगर 1 रुपया कमाए, 1 सिंगल रुपी अर्न करे, तो उसका 30% गवर्नमेंट का, बिकॉज आप एंजॉय कर रहे हैं बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, डाउन साइज ऑफ द कंपनी। ओके, 100 में से 30 रुपए चले गए किधर, गवर्नमेंट को, बाकी बचे 70, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किए अपने शेयर होल्डर में, गवर्नमेंट फिर आ गई। मैं कहा अच्छा, वो तो कंपनी का टैक्स हुआ है भाई, अब आपने पैसे कमाए हैं, कहते आप अब दोबारा टैक्स दें, कहते हाँ जी दोबारा टैक्स दें। तो पहले कंपनी अपने प्रॉफिट पर अपना टैक्स पे करेगी, फिर वो जो 70 रुपये आपके पास आए हैं उसका 10% फिर आप टैक्स पे करोगे, तो इफेक्टिवली गवर्नमेंट ने 40% ऑफ द टैक्स अपने पास रख लिया। आप करा लें लाइबिलिटी लिमिट लेकिन जो कंपनी बनानी है वो कहते हैं हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसके बावजूद हमने काम तो कंपनी में, कंपनी 2 दफ़ा टैक्स पे करती है। एक दफ़ा कंपनी अपना, क्योंकि सेपरेट पर्सन होगी ना, सेपरेट पर्सन का तो यही मतलब है ना कि अगर हम फैमिली में रह रहे हैं, तो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कहीं अर्निंग कर रहा हूँ, तो मैं अपना टैक्स पे कर रहा हूँ। अगर फर्ज करें मेरी वाइफ भी अपना बिजनेस कर रही है तो उसने अपना टैक्स पे करना है। अगर मेरा बेटा कोई अर्निंग कर रहा है तो उसने अपना, हर पर्सन ने अपना अपना टैक्स पे करना है। जैसे हम वहाँ नहीं कह सकते कि जी मेरे फादर ने टैक्स पे कर दिया, मेरे से क्यों मांग रहे हैं, ऐसे ही यहाँ नहीं कह सकते कि जी कंपनी ने तो टैक्स पे कर दिया, हमारे डिविडेंड पे टैक्स क्यों लग रहा है। भाई वो कंपनी का टैक्स था, ये आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है। तो सम टाइम हम ये कहते हैं कि कंपनी में क्या हो रही होती है, फिर डबल टैक्सेशन हो रही होती है, एक ही इनकम पर 2 दफ़ा टैक्स लग जाता है। ओके, कंसिक्वेंस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या कंसिक्वेंसेस अराइज हुए, अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा सेपरेट देखें। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस, ये बड़ी अहम बात है, कंपनी की नहीं, ऑनर ऑफ द बिजनेस। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, ये बड़ी अहम बात है, आगे चलेंगे इसको बड़ी डिटेल से हमने पढ़ना है कि ऑनरशिप एक चीज़ है और कंपनी पे कंट्रोल होना एक चीज़ है। आपने एक कंपनी के शेयर परचेज किए, आप ऑनर बन गए, क्या कंपनी पे आपका कंट्रोल भी है? नो, कंपनी इज कंट्रोल्ड और मैनेज बाय डायरेक्टर, आपने नहीं मैनेज करने। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल, क्या मतलब, आप अपने शेयर बेचकर किसी दूसरे को ऑनर बना सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरा आ जाएगा आपकी जगह, तो अब कंपनी की लाइफ क्या हो गई, परपेचुअल हो गई, हमेशा कायम रहेगी कंपनी, अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको लिक्विडेट ना कर दें, वाइंड अप ना कर दें। लेकिन अगर एक सोल प्रोप्राइटर है, खुदा ना खास्ता वो फोत हो जाएगा, तो बस सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाएगी। अब कोई दूसरा उसे खोलेगा तो वो ऑनर कहलाएगा, तो दोबारा से शुरू होगी। पार्टनरशिप है, एक पार्टनर फोत हो गया तो पार्टनरशिप एक दफ़ा टेक्निकली ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा नई पार्टनरशिप बनती है। यानी उनकी लाइफ जो है वो लिमिटेड है, लेकिन कंपनी की लाइफ लिमिटेड नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। असल में शेयर किसको हम कहते हैं, शेयर्स का मतलब क्या है, कंपनी का जो सिंगल यूनिट ऑनरशिप है ना, हमने ऑनरशिप को, आप ऐसे समझें, ये ऑनर, ये पूरी कंपनी थी, हमने कंपनी के ऐसे छोटे 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 क्या कर दिए हैं, ऑनरशिप के पीसीस बना दिए। एक पीस का नाम रख दिया है शेयर और इसकी कीमत रख दी है 10 रुपया। कंपनी का शेयर कंपनी लॉ के तहत 10 रुपीज का एक शेयर है। अब एक कंपनी के 20 लाख शेयर हैं और ये कंपनी आई है, आप हम 20 लोग बैठे हैं, हमने एक कंपनी बनानी है। हमने कहा जिसने जितने खरीदने हैं खरीद ले। एक ने 1 लाख
लिए, एक ने 5 लाख खरीद लिए, एक ने 10 लाख खरीद लिए, ऐसे हमने शेयर परचेज कर लिए। शेयर एक्चुअली क्या है? प्रूफ ऑफ ऑनरशिप है, सिंगल यूनिट ऑफ ऑनरशिप है। अब मैं 1 लाख शेयर का मालिक हूं इस वक्त, ठीक है ना। तो इसी के लिए सम टाइम एक लफ्ज़ स्टॉक भी यूज़ होता है। एक्चुअली हम दो, क्योंकि कम्युनिटीज से नॉलेज चल रहा है, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। टेक्निकली हमने ब्रिटिश स्ट्रीम पढ़नी होती है, लेकिन सम टाइम हम यूज टू होते हैं कोई अमेरिकन टर्म बोल दे, तो शेयर को अमेरिकन टर्म में क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। लेकिन हमारा कंपनी लॉ इसको क्या कह रहा है? शेयर कह रहा है, बिकॉज हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। लेकिन ये एक बड़ी मज़े की बात है कि हमारा लॉ इसको शेयर कह रहा है, कंपनी लॉ सारा इसे शेयर कह रहा है, लेकिन जहाँ ये बिकते हैं उसका नाम हमने स्टॉक एक्सचेंज रखा हुआ है। हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर सेल होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इल्मी लतीफ़ा है, कल यहाँ से आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब ये स्लाइड्स आपको मिल जाया करेंगी। कल हम एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, शुरू में आके आपको सॉफ्ट में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी, फ़ोटोकॉपी शॉप पे भी मैं रखवा दूंगा, वहाँ से मिल जाएंगी। सबसे पहला तो सब कुछ आप यहीं से याद कर लेंगे तो भी 100% गुजारा चल जाएगा। नंबर 1, बुक के लिए आप कोई भी सोर्स यूज़ कर लेंगे तो भी 100% ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स जो इस्तेमाल हो सकता है वो आई कैप की किताब है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन बात यह है कि हम डायरेक्ट आई कैप की किताब को पढ़ें, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको उसकी एक एक लाइन में पढ़ा रहूँगा, एक एक लाइन आपको समझ आ रही होगी। लॉज में ना हमने जस्ट एक इम्प्रेशन बनाया हुआ है, फ़लाँ किताब आसान होगी, फ़लाँ मुश्किल है, वो अच्छा कभी भी आप एनालिसिस कर लेना, क्योंकि लॉ में तो हम चेंज कर ही नहीं सकते ना, हमने वहीं से ही उठा के कॉपी पेस्ट करनी है, फॉर्मेटिंग सिर्फ कर सकते हैं। तो कोई किताब आसान और कोई मुश्किल नज़र नहीं आएगी, इसलिए अब आपकी चॉइस है, आप जो भी फॉलो करना चाहें उसको फॉलो कर लें। लेकिन अगर मेरे से रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं कहूँगा बराए रास्त आई कैप की बुक बनाएं, यूज़ करें। अब मैं थोड़ा सा चलें ज़रा इसको वीडियो को ऑफ कर लेते हैं, फिर मैं कुछ एक बात आपसे शेयर करता हूँ। जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मैं इनसे व्हाट्सएप ग्रुप में इंडिविजुअली ये बात शेयर कर लूँगा, या चले मैं पब्लिकली इसको शेयर करता हूँ, छोड़े इस बात को, नहीं करते हम, वीडियो भी नहीं ऑफ करते, सभी सुन लेते हैं। आई कैप का एग्ज़ामिनर जब पेपर बनाता है ना, तो यकीन जाने उसको इंस्ट्रक्शन है इस बात की कि आपने आई कैप का ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट सामने खोलना है और फिर पेपर बनाना शुरू करना है। अब ये बात मुझे आप इशारों में समझ लें इस बात को, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है मेरे ऊपर कोड ऑफ एथिक्स आई कैप के अप्लाई होंगे, इसे इशारों में समझ लें। अच्छा, आपको वाज़े नज़र आएगा, आपको मेरे पास पेपर ले आए, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर इस वक्त जब सवाल बना रहा था तो बुक के किस पेज नंबर पे बैठा हुआ था। अब जब मुझे पता है कि सारा पेपर जब एग्जामिनर ने बनाना है तो सामने किताब कौन सी खोलनी है, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा कि अब मैं किसी भी दूसरी नोट्स को उठाकर और उससे तैयारी करूं। ये मेंटोर का काम है कि अगर कहीं हमें हर्डल लगती कि सर वो हमें समझ नहीं आएगी, इसी चीज़ के तो आपने पैसे पे किए हमारा, इसमें इसी चीज़ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेड़ा मैंने उठाया कि यार मैं समझाऊंगा ना, और आपको कहीं राई के दाने के बराबर ये फीलिंग नहीं आएगी कि आई कैप की किताब मुश्किल है। भाई पेपर पास करना है ना, एग्जामिनर ने आई कैप की किताब को फिजिकली ओपन करना है, फिर पेपर ने बनना है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आप सब लोग आई कैप की किताब से पढ़ेंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उससे आपको लेकर चलूँगा और आपको अच्छे से उसमें से तैयारी करवाऊँगा इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी जी। तो आई कैप की किताब ले लें, सबसे अच्छी बात है उस किताब को लेकर भी आया करें साथ में, या सॉफ्ट में आपके अपने मोबाइल में ले आया करें, और ताकि हम उसके साथ अटैच हों और 1 to 1 लेकर चलेंगे हम इंशाल्लाह, यहीं से चीज़ों को तैयार करेंगे। कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलें।